वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग रेट एनालिसिस देखने जा रहे हैं आरसीसी का। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है, रेशियो है 1:2:4, ठीक है। ये आरसीसी का हम लोग क्या करेंगे, रेट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इट मे पॉसिबल कि वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा और मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए इट मे पॉसिबल 5-7 मिनट ये ज़्यादा हो जाए, थोड़ा स्लो बताएंगे। आप लोग पेशेंसली इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप कॉल करो, अभी तो फ्री हैं। पहले होता था ऐसा कि हम आपका कॉल पिक नहीं कर पाते थे, तो इस बार आपको हम मतलब अब हम फ्री हैं, आई कैन रिसीव योर कॉल, ठीक है। तो अपना डाउट पूछिए। अब एग्जाम हम लोग का एग्जाम है वो नज़दीक आ गया, यू कैन आस्क एनी डाउट। देखो, तो ये एक है क्वेश्चन, एनालाइज द रेट फॉर आरसीसी 1:2:4 इन रूफ स्लैब। क्या है बाबू, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रूफ स्लैब है, ठीक है, रूफ स्लैब है और एज्यूम सुटेबल रेट, और आपको क्या करना है, रेट को सुटेबली एज्यूम कर लेना है। अगर इसमें आप पहले एनालाइज करो कि क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है अगर आप एक स्लैब बनाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप एक स्लैब बनाना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। देखो, आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या पहले आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को समझो कि आपको मटेरियल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। मटेरियल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, तो पहले सर स्टील का रिक्वायरमेंट होगा, फिर कंक्रीट यानी सीमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, सीमेंट के बाद आपको सैंड का रिक्वायरमेंट होगा, सैंड के बाद आपको रिक्वायरमेंट होगा एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट सीए लिख देते हैं। इसके अलावा भी कुछ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा क्या, तो नहीं सर, इतना मटेरियल है वो सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप केयरफुली इमेज को ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि नीचे सेंटरिंग एंड शटरिंग की है, यानी फॉर्म वर्क का काम किया गया है, ठीक है। क्या हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सेंटरिंग एंड शटरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग। देखो, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा सेंटरिंग एंड शटरिंग। जो हॉरिजेंटल होता है, जो हॉरिजेंटल सपोर्ट होता है वो कहलाता है सेंटरिंग, और शटरिंग क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। मतलब वुड का आप लोग क्या करोगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल यहाँ पे सपोर्ट दोगे, ठीक है। सपोर्ट करने का मतलब वुड का होता है, सेंटरिंग होता है वो लकड़ी का, प्लाईवुड का भी हो सकता है या स्टील प्लेट भी हो सकता है। तो आपको खर्च करने पड़ेंगे स्टील के लिए, सीमेंट के लिए, सैंड के लिए, कोर्स एग्रीगेट के लिए और सेंटरिंग एंड शटरिंग के लिए। देखो बाबू, अच्छा यहाँ पे सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना, कैसे इसका रेट निकाले। तो जो भी मटेरियल का रेट होगा उसका 5% आप इसमें कॉस्ट ऐड करोगे, नोट करके लिख लो, NOT। जो भी रिक्वायरमेंट होगा स्टील, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट में, जो भी मटेरियल में खर्च होगा उसका 5% आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा सेंटरिंग और शटरिंग में। मतलब सेंटरिंग और शटरिंग के लिए जो लकड़ी लाओगे, नीचे सपोर्ट होता है, प्लेट देते हैं, ये सब के लिए, सेंटरिंग और शटरिंग के लिए आपको नोट करके लिख लेना, नोट, यू हैव टू स्पेंड, लिख लो 5% ऑफ सेंटरिंग और शटरिंग में, यहाँ पे लिखते हैं 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल का यहाँ पे लेबर लिखे हैं क्या, नहीं सर, सिर्फ मटेरियल लिखे हो। अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि कुछ और मिसिंग है क्या। सर एक चीज और मिसिंग है, अगर उसको भी लिखवा दीजिएगा ना, यहां तक भी परफेक्ट है, नो इशू। अगर उसको भी लिखवा दीजिएगा ना तो हम लोग का टेंशन ही दूर होगा। बाइंडिंग वायर, क्या बोल रहे हैं, बाइंडिंग वायर। सर ये इसके बारे में कभी नहीं पढ़ाए थे, थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, लोहा का छड़ होगा ना, वो पतला वायर से बांधते हैं, बाइंडिंग वायर होता है, पतला वायर से बांधते हैं। देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा, बाइंडिंग वायर आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, इस वायर का यूज करते हैं बांधने में। सर कितना लेंगे, देखो यहाँ पे नोट लिखो, एसएससी जेईई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एसएससी जेईई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। जो बाइंडिंग वायर होता है, बाइंडिंग, देखो यहाँ पे लिखते हैं बाइंडिंग वायर जो होता है वो आपको देना पड़ेगा 0.9 kg टू 1.3 kg। आपको बाइंडिंग वायर का रिक्वायरमेंट होगा पर 100 kg ऑफ रेनफोर्समेंट बार या स्टील बार, ठीक है। तो याद करो 100 kg को बोलते हैं क्या, क्विंटल। मतलब एक क्विंटल में 100 kg होता है, और 100 kg के लिए आपको जो वायर चाहिए वहां पे चाहिए 0.9 से लेकर 1.3 kg, ठीक है। तो सर ये रेंज क्यों लिखवाए हैं, अगर वायर है, बाइंडिंग वायर है, तो कोई एक वैल्यू लिखा दीजिए
ठीक है। तो 1 क्विंटल हो गया, और 1 टन के लिए 1 टन में कितना होता है सर 1000 केजी। 1000 केजी जब रहेगा तो आपको चाहिए 9 केजी टू 13 केजी। क्या चाहिए, बाइंडिंग वायर। किसके बारे में, बाइंडिंग वायर, यहाँ पे लिख देते हैं बाइंडिंग वायर एज पर IS कोड। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप 2000 केजी स्टील यूज करते हो, कितना 2000 केजी, तो आपको कितना चाहिए 1000 में 9 से 13 केजी के बीच में, तो 2000 के लिए कितना चाहिए सर 18 से लेकर 26 केजी के बीच में हम लोग को बाइंडिंग वायर चाहिए। तो किसके लिए कब करेंगे, ध्यान से समझना, कब 18 यूज करेंगे, कब 26 यूज करेंगे, या कब 1 टन के लिए 9 केजी यूज करेंगे और 13 केजी यूज करेंगे। जब डायमीटर कम रहेगा ना तो आप ज्यादा वायर का यूज करोगे, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि पतला पतला छड़ का संख्या ज्यादा हो जाएगा। मान लो 2000 केजी आप ले रहे हो, तो यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है, 8 mm का और तुम्हारे पास ऑप्शन है 20 mm का। तो 8 mm वाला जो छड़ होगा वो 2000 केजी में ज्यादा आएगा। मान लो इसका संख्या है ये आगे आपको 20 को छड़ मिला के 2000 केजी होता है, तो 20 mm वाला आपको 8 छड़ में हो जाएगा। तो जब डायमीटर ज्यादा रहेगा ना तो छड़ का संख्या कम जाता है। जब छड़ का संख्या, अरे मोटा छड़ भारी होता है, तो कमे छड़ में 2000 केजी हो जाएगा। ठीक है, कम छड़ में ही 2000 केजी हो जाएगा। तो जब 8 mm रहेगा तो आप यहाँ पे 12 केजी का यूज करोगे, 12 केजी आपको यूज करना पड़ेगा बाइंडिंग वायर। जब डायमीटर कम तो बाइंडिंग वायर का वैल्यू ज्यादा। ठीक है, उसी तरह से जब 16 mm चले जाएंगे तो हम लोग 9 mm के बीच में यूज करेंगे, 9 mm। ऐसे बोला जाता है कि जब आप 28, ध्यान से समझना, 28 से 32 mm डायमीटर वाला वायर यूज करोगे तो आपको 7 केजी ही यूज करना पड़ेगा, और कम जाएगा। ठीक है, छड़ का डायमीटर बढ़ा तो संख्या घट जाएगा, कमे छड़ बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि 8 mm के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कितना, 8 mm का छड़ यूज करेंगे स्लैब में। तो 8 mm के लिए 12 केजी हम लोग का चाहिए। 12 केजी कब, 1000 किलो में। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 8 mm का अगर हम लोग छड़ यूज करते हैं, 8 mm का बार यूज करते हैं, तो 8 mm में 12 केजी चाहिए बाइंडिंग वायर का अमाउंट। ठीक है, बाइंडिंग वायर का अमाउंट, और इसका रेट होता है वो 50 से 60 रुपए किलो होता है। ठीक है, 60 अभी बढ़ के थोड़ा 70 के आसपास चला गया होगा पर 1000 केजी बार। 1000 केजी बार को बांधने के लिए, 1000 केजी बार को बांधने के लिए जो पतला वाला वायर होता है वो 12 किलो चाहिए, बस यही है। अगर 8 mm का रहा तो चलो ये सब चाहिए, तो बाइंडिंग वायर का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो मटेरियल हम लोग निकालेंगे कि स्टील कितना होगा। सर स्लैब में जो होता है वो 1% होता है बाय वॉल्यूम, याद है कॉपी में नोट्स में लिखवाए थे, 1% के अराउंड लेंगे जब स्टील का रिक्वायरमेंट होगा। किसमें, स्लैब में। याद है आपको, अगर हम आपको बोले कि स्लैब में हम लोग कितना छड़ लेते हैं, स्लैब में याद करना बाबू, आप लोगों को लिखवाए थे 1 से लेकर 1.5% तक। ठीक है, स्लैब में। बीम में लिखवाए थे 2%। ठीक है, 2% लिखवाए थे बीम में। सर याद करो कॉलम में कितना लिखवा दिए थे, तो 2 से लेकर 2.5% तक कुछ ऐसा लिखवाए थे। तो स्लैब है तो 1% हम लोग मानेंगे स्टील का वॉल्यूम होगा। फिर उसको वेट में कन्वर्ट कर लेंगे कि 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है इसका डेंसिटी। तो वॉल्यूम पता चल जाएगा, हम लोग मास या वेट निकाल लेंगे। स्टील निकालेंगे। सर सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट कहाँ से मिलेगा, तो ये जो प्रपोर्शन है यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सेंटरिंग और शटरिंग तो बता दिए, 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। बाइंडिंग वायर क्या होगा सर, हर एक 100 केजी के लिए हम लोग लेंगे 1.2 केजी वायर का। ठीक है, ये छोटा छोटा थंब रूल है, आप इसको पॉज करके नोट करो। अब थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि आपको लेबर कैसे सेलेक्ट करना है। ये मटेरियल सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया हो गया। अब इसको पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं, पॉज करके पूरा नोट करो, अच्छा लगेगा समझ के आपको। ठीक है, मटेरियल के बारे में देख लिए क्या क्या मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि लेबर का रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, कितने तरह के कैटेगरी होंगे लेबर का, और उसकी संख्या को हम लोग कैसे लेंगे। जैसे सर पिछला जो लेक्चर था वो ब्रिक वर्क था। ठीक है, ब्रिक वर्क में अलग काम होता है। ठीक है, प्लास्टर में एक अलग काम या प्रोसेस होता है। जब हम लोग एक आरसीसी वर्क करेंगे तो वी हैव डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क। क्या बोल रहे सर, डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क। तो आरसीसी में आपको चाहिए मैसोन जो क्या करेगा, कंक्रीट को कॉम्पैक्शन और प्लेन करने का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया मैसोन।
मैसोन के लिए चाहिए कुछ लेबर, क्या चाहिए सर, लेबर, लेबर चाहिए, और क्या चाहिए, बार बेंडर चाहिए। आरसीसी में बार होगा ना, बार को बेंड करने के लिए एक बार बेंडर चाहिए, बार बेंडर, ठीक है, बार बेंडर, जिसको ब्लैक स्मिथ भी बोलते हैं, लुहार, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं बार बेंडर। इसके बाद सर चाहिए आपको एक ऐसा इंसान जो सबको पानी वानी पिला सके, उसको बोलते हैं भिस्टी, भिस्टी। और क्या चाहिए सर, सर सेंटरिंग और सटरिंग होगा, वो मैसोन नहीं करेगा, ना लेबर करेगा ना बार बेंडर करेगा, उसमें लकड़ी काटने का काम होगा। पहले तो एक लोहा का प्लेट होगा, अगर लोहा का प्लेट नहीं है तो प्लाईवुड का, और नीचे क्या होता है, वुड का सपोर्ट होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए कारपेंटर, कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर का रिक्वायरमेंट होगा। मैसोन चाहिए, लेबर चाहिए, बार बेंडर चाहिए, भिस्ट्री चाहिए और कारपेंटर। कारपेंटर क्या करेगा, फॉर्मवर्क का काम करेगा, भिस्ट्री पानी पिलाने का काम करेगा, बार बेंडर लोहे का छड़ है वो मोड़ देगा। लेबर का काम क्या होगा, लेबर का काम होगा जो भी रिक्वायरमेंट है किसको, मैसोन को, जो भी रिक्वायरमेंट है बार बेंडर को वो, और कारपेंटर का हेल्प करेगा। बार बेंडर जो है ना, लोहा का छड़ सिर्फ मोड़ेगा, ठीक है, जो बेंटअप बार बनता है इस तरह से, ये बेंटअप बार कौन बनाएगा, बार बेंडर बनाएगा। कौन बनाएगा, बार बेंडर। तो बार लाकर कौन देगा, लेबर, ठीक है। देखो हर 100 केजी के लिए, ध्यान से समझना, हर 100 केजी बार के लिए एक बार बेंडर चाहिए। कितना चाहिए, एक बार बेंडर, एक बार बेंडर। समझ में आ रहा है। तो जितना तुमको मैसोन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, जितना भी मैसोन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे तुम 4 मैसोन बुलाते हो, कितना मैसोन बुलाते हो, 4। तो जितना मैसोन बुलाओगे ना बाबू, उसका 5 से 6 गुना बुला लेना लेबर। कितना हम बोल रहे हैं, मैसोन इंटू 5 to 6, 5 या 6 गुना। सर ब्रिक वर्क में तो 2 गुना बुलाते थे। अरे लड़का, ब्रिक वर्क में क्या होता था, मटेरियल ले जाना है और ईटा को जोड़ देना है। लेकिन याद करो यहाँ पे क्या क्या काम है, मैसोन जो होगा वहां तक लेबर को मटेरियल ले जाना है, यही लेबर को बार बेंडर को मटेरियल देना है। तो यहाँ बार बेंडर के लिए भी एक लेबर चाहिए, मैसोन के लिए भी लेबर चाहिए, ठीक है, कारपेंटर है उसके सपोर्ट के लिए भी लेबर चाहिए। तो यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या बोल रहे, नेचर, NATURE, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क इज कॉम्प्लिकेटेड, इज कॉम्प्लिकेटेड, 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 हिंस वी नीड मोर नंबर ऑफ लेबर। कुछ लेबर का रिक्वायरमेंट होगा। देखो जो लेबर होगा किसको किसको सपोर्ट करेगा, लेबर किसका हेल्प करेगा, तो सर मैसोन का हेल्प करेगा। और किसका हेल्प करेगा सर, कारपेंटर का हेल्प करेगा, कारपेंटर का हेल्प करेगा, ठीक है। और किसका हेल्प करेगा सर, बार बेंडर का हेल्प करेगा, बार बेंडर का हेल्प करेगा। जबकि ब्रिक वर्क में ऐसा कुछ नहीं था। मैसोन, ब्रिक वर्क में जितना मैसोन चाहिए, मैसोन जितना चाहिए उसका 2 गुना लेबर। लेबर का रिक्वायरमेंट कितना था सर, तो जितना मैसोन था 2 गुने मैसोन, उतना ही लेबर चाहिए था, और एक भिस्टी। और इसमें आपको कितना लेबर चाहिए, कम से कम 5 से 6 गुना। कुछ लेबर मैसोन के साथ इन्वॉल्व होगा, यानी गिट्टी ढोने में लगा होगा, सीमेंट को मिक्स कर रहा होगा। कुछ मैसोन होगा जो बार बेंडर को ले जाकर छड़ दे रहा होगा। कुछ लेबर होगा वो कारपेंटर का हेल्प कर रहा होगा। तो जितना मैसोन होगा उसका 5 से 6 गुना ले लेना, ठीक है। अगर मानो कारपेंटर आप नहीं कंसीडर करते हो तो 4 गुना ले लेना, ठीक है। लेकिन जब आप शटरिंग ले रहे हो तो शटरिंग के लिए भी सपोर्ट चाहिए। तो याद कर लेना, आरसीसी में क्या होगा सर, आरसीसी में जितना मैसोन होगा उस मैसोन का लेबर यहाँ जितना लेंगे, लेबर लेंगे वो 5 गुना मैसोन होगा। जितना मैसोन होगा उसका 5 गुना लेबर लेंगे, ठीक है। कुछ लेबर होगा मैसोन के साथ रहेगा, कुछ लेबर बार बेंडर कारपेंटर के साथ होगा। दैट इज द थंब रूल। कोई फिक्स रूल नहीं है, किसी को मन है 4 ही गुना लेने का ले सकते हो, ठीक है। लेबर का काम बढ़ जाएगा, ठीक है। हट्टा कट्टा यंग लेबर चाहिए। चलो इतना आप क्या करो, लिख सकते हो। कुछ अगर आपको लिखने के लिए है तो लिखो। ये सब सॉल्यूशन में नहीं डालना है, ठीक है। दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट नो। ये सब वैसा कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ही हम लोग सीख सकते हैं। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में पॉज करके नोट करो। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन जो आपको सेमेस्टर के एग्जाम में करना है। पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। चलो अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो सॉल्यूशन हम करेंगे वही आपको लिखना है, ठीक है। जो हम सॉल्यूशन करेंगे ना वही आपको सेमेस्टर के एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील। पहले हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखो लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील, क्वांटिटी ऑफ स्टील, ठीक है। इससे भी पहले सर क्या लिख लो कि लेट अस कंसीडर 10 मीटर क्यूब ऑफ, यहां पे लिख दो लेट अस कंसीडर
10 मीटर क्यूब, वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा ना, लेट अस कंसीडर 10 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क, जो आरसीसी वर्क होगा उसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ स्टील, क्वांटिटी ऑफ स्टील, ये हम लोग कितना मान रहे हैं, 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो स्टील का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर क्यूब का 1%, 1% मतलब 1/100, कहने का मतलब कितना हो गया सर, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 1/10 मीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम निकला, ये निकला वॉल्यूम ऑफ क्या निकला है, स्टील, वॉल्यूम ऑफ स्टील, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टील। और हम लोग को पता है कि सर डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऐसा पता है। तो आगे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टील होता है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम कितना है, तो 1/10 मीटर क्यूब। देखो इधर से मीटर क्यूब और इधर से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टर्म इस तरफ आ जाएगा, तो मास हो जाएगा, ध्यान से समझना, मास हो जाएगा 785 kg, यानी 785 kg। तो हम लोग इसको 785 kg रेनफोर्समेंट बार का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लोहे का छड़ यूज करते हैं वो 8 mm का करते हैं, ठीक है, जो भी मास आया, जितना भी स्टील का रिक्वायरमेंट होगा वो 8 mm का होगा। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि इफ वी यूज 8 mm डाया बार, देन कितना था, बाइंडिंग वायर विल बी 12 kg या 1.2 kg पर 100 kg ऑफ स्टील बार। हर 100 kg के लिए 1.2 kg चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो 4785 kg। हम लोग को कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो लेट मी कैलकुलेट इट, 1.2 गुने 78 यानी 7.85, ठीक है, लगभग 9.42 kg का रिक्वायरमेंट होगा। 4785 kg ऑफ बार, ठीक है, कितना आया वैल्यू, 9.42, यहाँ पे 9.42 kg ऑफ बाइंडिंग वायर will be required। हम क्या बोले थे सर कि अगर 100 kg छड़ को बांधना है तो इसके लिए 1.2 kg वायर का रिक्वायरमेंट होगा। 100 kg छड़ को बांधने के लिए 1.2 kg वायर का रिक्वायरमेंट होगा। तो 785 है, तो ये हो गया कितना, 7.85 गुने 1.25, यानी हर 100 kg के लिए 1.25। देखो ठीक है, तो ऐसे कर लेना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.42 आ जाएगा। चलो यहाँ तक हम लोग का क्वांटिटी ऑफ स्टील निकल गया, जिसमें लोहे का जो वायर होगा, बाइंडिंग होगा, वो 9.42 और ये 785 kg। पॉज करके नोट करो, इरेज करके आगे बता रहे हैं। यहाँ से देखो हम लोग क्वांटिटी ऑफ निकालते हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। देखो यहाँ पे हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो 10 kg है। देखो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ बी में कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कॉमा सैंड एंड एग्रीगेट, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट होगा, किसका, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। देखो हम लोग को 10 मीटर क्यूब चाहिए था फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी जब हम लोग वाटर मिलाएंगे तब हम लोग को 10 मीटर क्यूब चाहिए। तो ड्राई वॉल्यूम होगा, यहां से लिख सकते हो आप लोग, यहां पे लिख सकते हो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 1.52 गुने 10 मीटर क्यूब, यानी यहां पे आएगा 15.2 मीटर क्यूब, ठीक है। ये ड्राई स्टेट में ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है। जब 15.2 मीटर क्यूब कंक्रीट में हम लोग वाटर मिलाएंगे तो ये फाइनली 10 मीटर क्यूब के अराउंड बचेगा,
जिसमें कुछ वॉइड में जाता है और कुछ वेस्टेज में जाता है। ऑलरेडी बता चुके हैं, जितना रिक्वायरमेंट होगा उससे ज़्यादा हम लोग मसाला मिक्स करेंगे और फाइनली उतना प्रोडक्ट बचेगा। तो ड्राई वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होगा वो 15.2 मीटर क्यूब होगा। समझ में आ रहा है बाबू यहाँ तक? देखो ड्राई वॉल्यूम कहने का मतलब क्या हो गया, तो ड्राई वॉल्यूम कहने का विदाउट मिक्सिंग वाटर, जब उसमें पानी नहीं मिलाएं तब। ठीक है, अब देखो मान लो कि ये 15.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, 15.2 मीटर क्यूब कंक्रीट का वॉल्यूम है। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो सर 1:2:4 के 4 रेशियो है, 1:2:4 है। जो 1 रेशियो है वो 1 है, वो सीमेंट को बताता है, ये सैंड को बताता है, और ये कोर्स एग्रीगेट को बता रहा है, सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 डब्बा सीमेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 डब्बा इसमें क्या मिला हुआ है, सैंड मिला हुआ है। ठीक है, और ये बता रहा है कि इसमें 4 डब्बा है वो मिला हुआ है एग्रीगेट। ठीक है, 4 डब्बा है वो कोर्स एग्रीगेट है। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग 15.2 मीटर क्यूब मिलाएंगे तो उसमें टोटल कितना डब्बा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। जब सबको मिलाएंगे तो इसमें 7 डब्बा रहेगा। 7 डब्बा होगा ना सर, 1 सीमेंट वाला, 2 डब्बा सैंड वाला, 4 डब्बा कोर्स एग्रीगेट वाला। तो टोटल जो है इसमें जो भी वॉल्यूम है ये 7 फ्रैक्शन में होगा, जिसमें 1 पार्ट होगा सीमेंट, 2 पार्ट होगा सैंड और 4 पार्ट होगा कोर्स एग्रीगेट। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहां पे अगर हम लोग इसका वॉल्यूम देखें तो ये एक है, एक ही भाग है, तो टोटल 7 का 1/7 है, यानी 7 डब्बा में 1 डब्बा सीमेंट है, 2 डब्बा सैंड है 7 डब्बा में, और कोर्स एग्रीगेट है 4 डब्बा आउट ऑफ 7 डब्बा। ठीक है, सब मिलाकर हो गया 7 डब्बा। क्या तो सीमेंट है वो 1 डब्बा है, कितना में, टोटल 7 में। 2 डब्बा है सैंड, कितना में, टोटल 7 में। कोर्स एग्रीगेट कितना डब्बा है, 4, टोटल 7 में। ठीक है, ये उसका फ्रैक्शन बता रहा है। तो यहां देखो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो होगा, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होगा वो टोटल वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम कितना है 15.2, इसका मात्र 1/7 भाग होगा। ठीक है, यहां देखो वॉल्यूम ऑफ सैंड जो होगा बाबू वो 15.2 का मात्र 2/7 गुना होगा। ठीक है, मतलब जितना सीमेंट है उसका 2 गुना सैंड है, यहां से भी पता चल रहा है, और इसी का 4 गुना है वो कोर्स एग्रीगेट है। तो यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट ये कितना होगा सर, 15.2 गुने 4/7। आया समझ में यहां तक? ठीक है, तो ये हो गया यहां पे वॉल्यूम। आप इसको कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड आउट करो कितना कितना आया है, और सबको जोड़ के देखना 15.2 आ जाएगा आपको। ठीक है, तो कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं, आप भी कीजिए, पॉज करके लिख देते हैं, समय बच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लिख चुके होंगे। इरेज करके आगे बता रहे हैं। उसके बाद एक टेबल बना लीजिएगा। टेबल में देखना यहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी लिखा हुआ है सैंड का, जो भी सैंड का क्वांटिटी आया था, सीमेंट का क्वांटिटी आया था, और यहाँ पे जो क्वांटिटी आया था एग्रीगेट का वो लिख देना है, स्टील का क्वांटिटी लिख देना है, बेंडिंग वायर का क्वांटिटी लिख देना है। ठीक है, सैंड का क्वांटिटी कितना आया था बाबू, अगर हम लोग देखें तो इरेज कर चुके हैं इसलिए पिक उसका लेके रखे थे कि हमको देखने में थोड़ा सुविधा हो जाए। सैंड का क्वांटिटी आया था 4.343। ठीक है, सीमेंट का तो नंबर ऑफ बैग्स में आता है इसलिए रहने देते हैं, और कोर्स एग्रीगेट का आया था 8.686 मीटर क्यूब। ठीक है, वो इरेज कर चुके हैं इसलिए फ़ोन में फ़ोटो लेकर रख लिए थे, इसका कहीं पे सॉल्यूशन है नहीं, करेक्ट सॉल्यूशन आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो भी है बहुत उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू करेक्ट सॉल्यूशन। 785 kg, मतलब मेथड बता रहे हैं, सॉल्यूशन क्या होगा एक मेथड बता रहे हैं। बाइंडिंग वायर होगा उसका 9.42 kg। ठीक है बाबू, और सीमेंट अगर देखो तो सीमेंट का जो वॉल्यूम आया था वो सीमेंट का वॉल्यूम था 2.17। अभी लिखना मत, बस ऐसे ही बता रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से कुछ वैरी करता है चीज़ें, तो याद करो कि एक बैग सीमेंट होता है, उसका वजन होता है 50 kg, और उसका वॉल्यूम आया था पिछले क्लास में जो हम देखे थे लेक्चर में, उसका वॉल्यूम आया था 0.0347 मीटर क्यूब। एक बैग का वॉल्यूम, एक बैग का वॉल्यूम, तो यहाँ से 2.17 मीटर क्यूब होगा, 2.17 मीटर क्यूब होगा। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 0.0347 मीटर क्यूब से,
तो ये जो वैल्यू है वो 62.5 आ रहा है, 62.5 संख्या आ रहा है, 53 या 54 बोलो। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ बैग है वो 63 ले लेते हैं, यानी सीमेंट का जो बैग होगा वो 63 बैग ले लेते हैं, इतना होगा इस तरह से। सैंड का रेट अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे आप 900 रुपीज़ पर मीटर क्यूब लगा सकते हो, रुपीज़ पर मीटर क्यूब कर सकते हो, ठीक है। जो सीमेंट होगा वो 400 रुपीज़ पर बैग कर देते हैं, रुपीज़ पर बैग, एक बैग लोगे तो। एग्रीगेट का है वो 800 रुपीज़ पर मीटर क्यूब कर देते हैं। रेट जो है वो आपको खुद से लेना होगा, ये आप स्लाइटली चेंज करोगे, सर 800 के जगह अगर 1000 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं वो भी करेक्ट होगा, बस आपको प्रोसेस आना चाहिए, ठीक है। स्टील है वो 785 kg है, ये 70 रुपीज़ पर केजी ले ले रहे हैं, 70 रुपीज़ पर केजी। और बाइंडिंग वायर है ये, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 54 रुपीज़, 54 रुपये के आसपास, 54 रुपीज़ पर केजी। अभी हमको लग रहा है कि 30-35 रुपये अभी चल रहा होगा मार्केट में इसका दाम, बट 54 अपने मन से ले लिए हैं, ठीक है। इसके बाद सेंटरिंग एंड शटरिंग और लेबर आएगा, तो जितना भी मटेरियल का कॉस्ट होगा उसका 5% होगा। देखना हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ, ऐसे ही आपको लिखना है, कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग सेंटरिंग एंड शटरिंग इक्वल टू 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। जो भी मटेरियल का कॉस्ट आएगा उसका 5% मटेरियल कॉस्ट। तो हम लोग देख लेते हैं मटेरियल का कॉस्ट कितना आता है। कॉस्ट लिखा हुआ है बाबू यहाँ पे, कॉस्ट आप लोग लिखोगे उस समय लिख देते हैं अच्छे से, ये क्या लिखा हुआ था, कॉस्ट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 900 को मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, ठीक है, इससे समय बचेगा, आप भी लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ पे सारा वैल्यू लिख दिए हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन द टोटल वैल्यू इज 91516.18। अगर करेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कर लीजिएगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। और इसका 5% होगा, इसका 5% होगा, वो हम लोग को लगेगा फॉर्म वर्क के लिए। तो ये है 4575.809 रुपीज़। फॉर्म वर्क के लिए 4575 रुपये आपको पे करना पड़ेगा लकड़ी लाने के लिए। अब ये फॉर्म सेंटरिंग और शटरिंग में लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, वो हम लोग अलग से देखेंगे। ये तो आपको लाना पड़ेगा प्लाई बोर्ड, और जो बीच में रहता है वर्टिकल कॉलम, यानी लकड़ी का जो पिलर होता है, जो फॉर्मवर्क ही बोलो, इट इज़ बेटर टू से फॉर्मवर्क। फॉर्मवर्क मतलब लकड़ी देते हैं साथ में, और सेंटरिंग और शटरिंग किया जाता है। तो ये सब मिलाकर इसको स्काई फोल्डिंग के भी नाम से जानते हैं। जो भी जैसे समझो वो सब का रिक्वायरमेंट के लिए आपको 4575 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके नोट करो। अब थोड़ा सा लेबर का भी हम लोग देख लेते हैं, पॉज करके नोट करो पूरा। तो देखो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं लेबर का कैलकुलेशन है वो कैसे होगा, कैसे हम लोग लेबर कैलकुलेट करेंगे। अच्छे से समझना, आरसीसी वर्क है वो 10 मीटर क्यूब है, एक लेबर एक दिन में 3 मीटर क्यूब काम करता है। तो हम लोग को कम से कम 3.33 लेबर नहीं मैसोन का रिक्वायरमेंट होगा, 3.33 मैसोन कम से कम चाहिए। तो ये 3.3 आया, उसी को लिया था हाफ हेड मैसोन। बिहार में हेड मैसोन का कोई प्रचलन नहीं है, कोई हेड मैसोन होता नहीं है। तो यहाँ पे 3.3 है वो हम लोग 4 यहाँ पे मैसोन ले लेते हैं। कितना, 4 मैसोन। और जितना मैसोन है उसका 5 से 6 गुना आप लेबर ले लो। सर हम लोग 5 या 6 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ बार बेंडर और कुछ कारपेंटर है, उसको भी लेबर का रिक्वायरमेंट होगा। तो जितना भी मैसोन आया है इसका 5 टाइम्स या 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 20 या ले सकते हो 24, दोनों के बीच में कोई वैल्यू ले लो। हम यहाँ पे 20 ले जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ होगा कि सर लेबर में कुछ फीमेल ले, मेल ले, अब जितना तुमको लेना है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 लेबर होगा। भेस्टी 2 ले आते हैं क्योंकि 20 60 24 हो गया। सर कारपेंटर कितना होगा, कारपेंटर के लिए बार बेंडर पे आ जाते हैं, ठीक, कारपेंटर बता रहे हैं। बार बेंडर के लिए क्या था कि एक बार बेंडर होगा वो 100 केजी पर दिन करेगा। तो हम चाहते हैं कि 785 जो केजी आया है बार, वो पूरा का पूरा एक ही दिन में हो जाए। तो हम लोग को बार बेंडर 8 चाहिए, 8 बार बेंडर होगा तो 800 केजी का काम कर देगा, ठीक है। तो जितना एरिया में बार बेंडिंग है उतना ही एरिया में कारपेंटर का भी काम पड़ेगा। तो जितना बार बेंडर आया उसी के आसपास हम लोग कारपेंटर ले लेते हैं, ठीक है। कारपेंटर के लिए इसमें कुछ मेजरमेंट का कोई नहीं दिया हुआ है कि और टर्न वर्क कितना होगा। तो जितना एरिया में पूरा का पूरा बार बिछेगा उतना ही एरिया में कारपेंटरिंग का काम होगा, यानी फॉर्मवर्क शटरिंग लगेगा। तो 8 या 10 ले सकते हो, ठीक है।
याद रखना कि बार बेंडिंग का जो एरिया होगा उसी एरिया से हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों की संख्या बराबर रख लेना, कारपेंटर और बार बेंडर। ठीक है सर, एक कारपेंटर आएगा, वो क्या काम करेगा ये पहले सोचो। प्लाईबोर्ड को काटेगा, वहां पे सेट करेगा, कील व्हील मारेगा और सपोर्ट दे देगा। तो एक दिन में पूरा छत का कर देगा क्या? नहीं, कम से कम उसको 7 से 8 दिन का समय चाहिए। तो वही 8 दिन समय के लिए हम 8 कारपेंटर मिलाएं और 8 कारपेंटर एक दिन में काम कर देगा। एक कारपेंटर को मिला के 8 दिन काम करवाएं या 8 कारपेंटर को बुलाकर एक ही दिन काम करवा ले, पैसा हम लोग को बराबर लगेगा। तो जितना बार बेंडर लगेगा, याद रखना थंब रूल ये सब कि सर कारपेंटर और बार बेंडर, कारपेंटर और बार बेंडर, याद रखना कि जितना कारपेंटर उतना ही बार बेंडर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एरिया सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा, सेम एरिया में करना है, सेम एरिया में यहाँ पे आपको बिछाना है। जितना एरिया में बार बेंडिंग होगा उतना ही एरिया में कारपेंटरिंग का काम होगा, तो उसी के अप्रॉक्सीमेट मान लेंगे। फिर कहोगे सर ये 10 मीटर क्यूब तो ही स्लैब है, फिर इतना ज़्यादा कारपेंटर क्यों? स्लैब का थिकनेस होता है ना बाबू, वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इससे एरिया बहुत ज़्यादा एरिया में, मान लो कि एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर स्क्वायर है ना। अगर इसमें तुम कितना होता है, एक स्लैब का थिकनेस मान लो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर के बीच में मानते हो, मान लेते 10 सेंटीमीटर, यानी 1/10 मीटर। तो यहां से कैंसिल आउट होगा 10 मीटर क्यूब। अरे 10 मीटर क्यूब स्लैब है, वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगा, और 100 मीटर स्क्वायर बहुत होता है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया होता है, क्योंकि थिकनेस कम है ना, स्लैब पतला होता है, पतला स्लैब, थिकनेस कम है, तो एरिया 10 मीटर में बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा, क्योंकि थिकनेस जो होगा वो बहुत कम होता है। 10 सेंटीमीटर के आसपास अगर थिकनेस रखोगे तो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आपको कारपेंटर और बार बेंडर चाहिए। मैसोन का जो पेमेंट कर रहे हैं, आपका जो मन करे वो आपको उसको दे सकते हो। यहाँ पे 600 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं रुपीज़ पर डे पर मैसोन, पर मैसोन, पर डे लिखते हैं, इतना रुपीज़ पर डे पर मैसोन। यहाँ पे होगा पर रेट, कैसे रहने देते हैं वही पर डे। लेबर का रख देते हैं यहाँ पे 400 कर देते हैं। आज हमको 400 रुपया पर डे पे करने का मन है। भिस्टी का 300 रुपया पर डे, रुपीज़ पर डे देंगे। ठीक है, कारपेंटर होगा उसको 600 रुपीज़ पर डे दे रहे हैं, पर डे पे करेंगे पैसा। और बार बेंडर होगा उसको भी हम 500 600 ही दे देते हैं। आप अपने मन से इसको पे कर सकते हो, कोई सबका आंसर सेम नहीं आएगा बाबू। ठीक है, सबका आंसर सेम नहीं होगा, तो टोटल यहाँ पे निकाल दो। ठीक है, टोटल निकालो कितना आ रहा है, जोड़कर कैसे कैसे जोड़ोगे, तो यहाँ पे लेबर का रेट को जोड़ दो। ठीक है, लेबर का रेट को जोड़ो, कितना आ रहा है, टोटल निकालो। तो इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करते टोटल को जोड़ते हैं, कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने का। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2400 रुपया होना चाहिए। 2400 रुपीज़, 2400 रुपीज़ किसको जाएगा, मैसोन को जाएगा। 20 लेबर है, यानी 4 दूना 8, 8000 रुपया लेबर के पास जाएगा, लेबर को देना पड़ेगा। 4 दूना 8, 8000, ये कितना हो जाएगा, 300 है ना, 2 भिस्टी है, तो 600 रुपीज़ भिस्टी को देना पड़ेगा, जो पानी पिलाने का काम करता है। 8 और 6 48, इतना रुपीज़ पे करना पड़ेगा आपको कारपेंटर को, और बार बेंडर को भी इतना ही रुपया पे करना पड़ेगा। तो टोटल देखो कितना आता है, लेट मी चेक इट। 4800 गुने टो 2 प्लस 600 प्लस 8000 प्लस 2400। देखो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 20600 रुपीज़ आ रहा है, लेबर को चार्ज करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट निकाल देते हैं, टोटल अमाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन, और उसमें 1.5 1.5% वाटर और 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट ऐड कर देंगे। पॉज करके नोट करो, इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं, साइड में यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको तीनों ऐड करना पड़ेगा, जो 2 पीछे आया था लेबर और फॉर्मर के लिए। टोटल अमाउंट यहाँ पे हम लिख देते हैं बाबू सब जोड़ के, टोटल अमाउंट। थोड़ा कहीं पे करेक्शन करना होगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा दिखेगा तो आप लोग उसको कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1% 1.5% वाटर चार्ज ऐड करेंगे। वाटर चार्ज होगा, यानी 116,691.99 गुने 1.5 बटा 100 ये करेंगे। और 10% जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट होगा, 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर्स
प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट होगा, यानी कितना होगा 116691.99 गुने 10%, 10/100। ठीक है, हम फाइनल अमाउंट लिख देते हैं, नेट अमाउंट। आप लोग इसको कैलकुलेट करके लिखो कितना आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करके लिखो, हम नेट अमाउंट लिख देते हैं, लास्ट अमाउंट सबको ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आता है आंसर, गुने 1.5/100 प्लस आंसर गुने 0.1। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है 130,111.57 रुपीज़। ठीक है, डेट इज़ द नेट अमाउंट, आंसर आ गया बाबू। ठीक है, ये कितना मीटर क्यूब के लिए है, तो 10 मीटर क्यूब को आपको करने के लिए 130,111.57 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब के लिए आपको पे करना पड़ेगा 1011.157 रुपीज़। चलो इतना ही है, डेट इज आंसर। पॉज करके नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहाँ पे कुछ और हम लोग रेट एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।